हेलो गाइस, टू कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। चैप्टर 21 अक्षत इन इंडिया। अगले दिन सुबह खुराना पैलेस। घड़ी में 11 बज रहे थे, मगर पिछली रात की पार्टी की वजह से आरुषि काफी थक चुकी थी, तो वह अभी तक सो रही थी। तभी शिवम, आरुषि और अक्षत के चाचा चाची का बेटा, उसके कमरे में आता है और उसे जोर जोर से हिलाकर जगाने लगता है। ओ कुंभकर्ण, कब तक ऐसे घोड़े बेचकर सोती रहेगी? सुबह से दोपहर होने को आए हैं यार, उठ जा। उद्धरण चिन्ह। शिवम उसका कंबल खींच लेता है, मगर आरुषि उसे वापस लेने की जिद करते हुए बोली, यार प्लीज शिवू भैया, सोने दो ना, बहुत थकान हो रही है, बहुत नींद आ रही है प्लीज। शिवम, तो किसने बोला था आधी रात तक पार्टी करने को? अब थकान तो होगी ही ना। आरुषि, ओफो शिवू भैया, कभी कभार तो दोस्तों के साथ ऐसी पार्टी करने का मौका मिलता है, इतना तो चलता है। पर आप सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। शिवम, ओह मैडम, पहले तो यह सुबह सुबह बिल्कुल गलत शब्द है, ठीक है? इस वक्त दोपहर होने को आए है और मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है, उठना यार। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, क्या जरूरी काम है? उद्धरण चिन्ह। शिवम, यार आज शाम को मेरा फुटबॉल मैच है और मम्मी ने मुझे घर से बाहर जाने के लिए साफ मना कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, लेकिन आप तो जाओगे ही, क्योंकि आप कहाँ उनकी सुनते हो। शिवम, बिल्कुल ठीक, और इसीलिए मुझे तेरी मदद चाहिए घर से भागने के लिए। आरुषि उठकर बैठ जाती है। क्या शिवू भैया, आप घर से भाग रहे हो? उद्धरण चिन्ह। शिवम, अरे रात को वापस भी तो आ जाऊंगा यार। उद्धरण चिन्ह। आरुषि अंगड़ाई लेते हुए बोलती है, अच्छा फिर ठीक है। उद्धरण चिन्ह। शिवम, क्या ठीक है? मेरी मदद करना। उद्धरण चिन्ह। आरुषि उसे घूरकर देखते हुए बोलती है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? शिवम, तौबा तौबा तौबा, कितनी लालची हो गई है रे तू, तुझे शर्म नहीं आती अपने भाई से रिश्वत मांगते हुए? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, आपको शर्म नहीं आती अपने ही घर से भागते हुए? शिवम, अरे ठीक है, मेरी माँ, क्या चाहिए तुझे? आरुषि उसे देखकर बड़ी सी स्माइल करती है। शिवम, हाँ हाँ समझ गया, आते वक्त ले आऊंगा तेरी फेवरेट वाली पेस्ट्री। आरुषि, दो लाना। शिवम, क्यों? दूसरी किसके लिए? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, मैं दो खाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। शिवम, लालच बुरी बला है, समझी? तभी आरुषि और शिवम दोनों के फोन में एक साथ मैसेज आता है। वह दोनों अपना फोन देखते हैं तो अक्षत का मैसेज था। आरुषि, अरे भाई का मैसेज, इतनी सुबह सुबह? उद्धरण चिन्ह। फिर से सुबह सुबह सुनकर शिवम उसे घूरकर देखता है, लेकिन फिर आरुषि उसे इग्नोर करते हुए बोलती है, कॉल करने को बोला है। शिवम, हाँ मुझे भी सेम मैसेज आया है, कॉल लगा तो। आरुषि अक्षत को कॉल करती है, 2 मिनट में अक्षत कॉल उठा लेता है। आरुषि, क्या बात है भाई? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मैं इंडिया में हूँ। आरुषि और शिवम एक साथ, क्या? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, सच में आप इंडिया में हो? कब आए? अक्षत, 2 दिन पहले। शिवम, क्या तू 2 दिन पहले इंडिया आ चुका है और हमसे मिलने भी नहीं आया अब तक? अक्षत, दादी की तबीयत कैसी है? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, वह अब ठीक है, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। अच्छा हुआ जो आप इंडिया आ गए, वह आपसे मिलने की काफी जिद कर रही थी। अक्षत, उन्हीं के लिए तो आया हूँ। कुछ दिन पहले लंदन में अक्षत लैपटॉप में अपना काम कर रहा था, तभी उसे नीति जी का फोन आता है। वह तुरंत कॉल पिक करता है। अक्षत, हेलो माँ। नीति जी, बेटा जानती हूँ तो इस वक्त काम में बहुत बिजी है, मगर बात ही कुछ ऐसी है कि। उद्धरण चिन्ह। उनकी घबराई हुई आवाज सुनकर अक्षत परेशान हो जाता है। क्या हुआ माँ? कोई परेशानी है क्या? उद्धरण चिन्ह। नीति जी, बेटा वो दादी। उद्धरण चिन्ह। अक्षत तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है। क्या हुआ है दादी को? वह ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। नीति जी, उन्हें हार्ट अटैक आया था, इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट किया है। डॉक्टर ने कहा कि वह ठीक है, मगर काफी कमजोर है और बार बार सिर्फ तुम्हें याद कर रही है। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ नहीं आना चाहते, लेकिन प्लीज अपनी दादी के खातिर ही आ जाओ। वो तो मैं बहुत याद कर रही है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत उनसे थोड़ी और बात करके फोन रख देता है और इंडिया जाए कि नहीं इस बारे में सोचने लगता है। यूं तो अक्षत 2 साल पहले ही इंडिया वापस गया था, एक बहुत ही जरूरी काम से। लेकिन उसने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया था, वह किसी से मिलने भी नहीं गया और अपना काम खत्म करके तुरंत लंदन वापस भी आ गया। दादी की तबीयत के बारे में जानकर अक्षत काफी टेंशन में था। भले ही उसे परिवार के साथ रहना पसंद नहीं था, मगर वह अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उनकी तबीयत के बारे में सोच सोच कर उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे।
आखिरकार उसने वापस इंडिया जाने का फैसला कर ही लिया। उसने सोचा कि वह दादी से मिलकर कुछ दिन में वापस लंदन आ जाएगा। अक्षत ने अपनी सेक्रेटरी से बोलकर अगले दिन की ही फ्लाइट बुकिंग करवा दी और इंडिया जाने की तैयारी करने लगा। मगर इंडिया आने के बाद भी वह अपने घर नहीं गया। उसके बदले वो होटल में रुका था और वहीं से अभी आरुषि और शिवम के साथ बात कर रहा था। आरुषि, हेलो भाई, कहाँ खो गए? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, हाँ। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, मैंने पूछा कि आप घर कब आ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मैं घर नहीं आ रहा आरु, मैं होटल में रुका हूं। तुम लोग चाहो तो मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हो। शिवम, पर क्यों? तू घर क्यों नहीं आता? तू अभी भी वह सब बातें भूला नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। आरुषि भाई, अगर आप घर नहीं आओगे तो दादी और बाकी सबसे कैसे मिलोगे? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, दादी और माँ से मिलना मैं देख लूंगा, और बाकी सब से मिलने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। अगर किसी को परवाह होती तो खुद से दूर नहीं भेजते। शिवम, अक्षत प्लीज, कब तक तू उन बातों को पकड़ कर बैठेगा? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, जब तक जिंदा हूं तब तक। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अक्षत फोन काट देता है। आरुषि और शिवम एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने अपने सर पर हाथ रख देते हैं। आरुषि जल्दी से फ्रेश होकर नीचे जाती है और नीति जी को देखते ही खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है, मम्मा, अक्षत भाई इंडिया आए हैं, वो यही है बेंगलुरु में। सब लोग हाल में ही बैठे हुए थे। आरुषि की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नीति की तो काफी खुश हो जाती है, मगर अभय जी यानी कि अक्षत के पापा ऐसे ही बैठे रहे जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो। अभय जी का ये बर्ताव नीति जी को काफी बुरा लगता था, मगर वह इस वक्त बहुत खुश थी क्योंकि इतने सालों बाद वह अपने बेटे से रूबरू मिलने वाली थी। नीति जी, कब बताया उसने तुम्हें? और वह घर कब आ रहा है? उद्धरण चिन्ह। नीति जी का सवाल सुनकर आरुषि एक नज़र अपने पापा को देखते हैं और फिर उदास होकर कहती है, भाई ने कहा है कि वह घर नहीं आ रहे, कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं और शिवम भैया उनसे मिलने उनके होटल जा रहे हैं। ये बात सुनकर शीतल जी शिवम से कहती है, यह क्या शिवम, मैंने आज तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए मना किया है ना? उद्धरण चिन्ह। शिवम, मॉम, आपने मुझे फुटबॉल मैच के लिए बाहर जाने से मना किया था, लेकिन अभी मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। वह इतने सालों बाद यहाँ आया है और आप चाहती है कि मैं घर पर बैठा रहूं। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी, शिवम तुम। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर दादी जी आती है और शीतल जी की बात बीच में ही काटते हुए बोलती है, मैं भी जाऊंगी शिवम और आरुषि के साथ। उनकी आवाज सुनकर सब लोग वहां देखा है। उन्हें देखकर अभय जी न्यूज़पेपर साइड में रखते हैं और बोलते हैं, माँ, आप इस हालत में बाहर नहीं जा सकती, पता है ना, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। उद्धरण चिन्ह। मोहन जी भी अभय जी का साथ देते हुए कहते हैं, हाँ माँ, बड़े भैया सही कह रहे हैं, आपको आराम करना चाहिए। दादी जी, हाँ तो आराम ही तो कर रही हूँ इतने वक्त से, अब बहुत आराम हो गया, मुझे अपने पोते से मिलना है। कितने साल हो गए उसे देखें, पता नहीं कैसा होगा। तुम चाहे जो भी कह दो, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। अक्षत से मिलने की एक्साइटमेंट तो नीति जी को भी बहुत थी, मगर वह दादी की तबीयत के बारे में भी अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए वह उन्हें समझाते हुए बोली, माँ, अभय जी की बात सही है। डॉक्टर ने आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा है, ऐसे में आपका बाहर जाना ठीक नहीं होगा। दादी जी, यह क्या बहू, अब तुम भी इनकी तरफदारी कर रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपने पोते से मिलूं? उद्धरण चिन्ह। नीति जी, ऐसी बात नहीं है माँ। अच्छा ठीक है, मैं आज ही अक्षत से बात करूंगी और उससे घर आने के लिए कहेंगी, फिर आप उससे मिल लीजिएगा। ये तो ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। दादी, मगर। उद्धरण चिन्ह। नीति की समझ जाती है कि दादी क्या कहने वाली थी। नीति जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपके लिए वह सब कुछ छोड़कर इतनी दूर से इंडिया आया है तो घर पर भी जरूर आएगा। नीति जी की बात से दादी जी को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वह वापस अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। आरुषि शिवम के साथ अक्षत से मिलने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ सुकून विला में राधिका भी पार्टी की वजह से काफी थक गई थी, मगर वह सुबह जल्दी उठ गई थी। ब्रेकफास्ट वगैरह खत्म करने के बाद वह अपने कमरे में बैठे किताब पढ़ रही थी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो उसे ऑफिस भी नहीं जाना था। राधिका अब पूरी तरह से रूही की जिंदगी जीने लगी थी। वह खुद अपनी पहचान पूरी तरह से भूल गई थी। उसके लिए रूही अग्रवाल ही उसकी पहचान थी। दिखने में तो ऊपर से नीचे तक वह बिल्कुल रूही जैसी थी ही, मगर एक चीज थी जो उसे रूही से अलग बनाती थी, उसकी आंखें। उसकी नीली अट्रैक्टिव आंखें उसकी अपनी पहचान थी, क्योंकि रूही की आंखें तो नॉर्मल डार्क ब्राउन थी, लेकिन राधिका ने अपनी इस पहचान को भी सबसे छुपा कर रखा था।
किसी को कभी भी शक ना हो, इस वजह से राधिका हमेशा डार्क ब्राउन लेंस पहन कर रखती थी। अरे इस वजह से उसकी नीली आंखें छुप जाती थी। ज्यादातर जब उसे कमरे से बाहर नहीं जाना होता वह तभी लेंस का इस्तेमाल नहीं करती थी। बुक पढ़ने पढ़ने राधिका की नज़र अपने हाथ के ब्रेसलेट पर जाती है और साथ ही उसकी कलाई पर बना टैटू, वह भी अभी तक वैसे का वैसा ही था। राधिका जब ब्रेसलेट को देखते हैं तो उसे दादू और रुद्र की याद आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पिछले 2 सालों से वह उन दोनों से नहीं मिली थी, यहाँ तक कि दादू और रुद्र को तो ये भी नहीं पता था कि वह जिंदा है। राधिका के मौत के बारे में सुनकर वह दोनों तो एकदम बिखर गए थे। रुद्र ने तो हंसना खेलना बिल्कुल बंद ही कर दिया था, वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। पहले अपने मम्मी पापा को और उसके बाद अपनी बहन को खोने की वजह से वह बहुत शांत रहने लगा था। राधिका को उनके बारे में सब पता था। इन 2 सालों में उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में राधिका जानती थी। देव की मदद से उसने मुंबई में अपने आदमी लगा रखे थे जो हर वक्त उसके दादाजी और रुद्र पर नजर रखते थे। राधिका को डर था कि मिहिर कहीं रुद्र और दादाजी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। बस इसी वजह से उसके आदमी 24 घंटे उन दोनों पर नजर रखते और उनकी सुरक्षा करते। उनके पल पल की खबर राधिका को मिलती रहती थी। राधिका दादू और रुद्र के फोटोज और वीडियो देखकर ही खुद को मना लेती थी। जब सरिता जी राधिका के रूम में आई तो राधिका अपनी यादों में खोई हुई थी। राधिका को ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए यूं उदास देखा तो सरिता जी समझ गई कि राधिका अपने दादू और भाई को याद कर रही है, तो उसके पास जाकर उससे बात करती है। सरिता जी, तुम अपने दादू और भाई को यही अपने पास क्यों नहीं बुला लेती? वह लोग भी तो वहां तुम्हारे बिना अधूरे हैं। राधिका, मैं जानती हूँ बड़ी माँ, लेकिन मैं उन्हें अपने पास नहीं बुला सकती। मिहिर जरूर उन पर नजर रख रहा होगा, वह उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दादू और रुद्र को कोई भी परेशानी हो या उनकी जान को खतरा हो। वह लोग मुझसे दूर रहे वही उनके लिए बेहतर होगा। सरिता जी, मगर तुम कब तक खुद को उनसे दूर रखोगी? क्या तुम्हारा मन नहीं करता उनसे मिलने का? उद्धरण चिन्ह। राधिका, मन तो बहुत करता है पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। लाउडली क्राइंग। सरिता जी, शांत हो जाओ बच्चा, देखना एक दिन तुम उनसे जरूर मिलेगी और फिर वह लोग हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। राधिका, काश वो दिन जल्दी आए। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी कुछ देर यूं ही राधिका के पास बैठी रहती है। राधिका उनके गोद में सर रखकर लेटी हुई थी, ऐसे में उसे कब नींद आ जाती है और वो सो जाती है पता ही नहीं चलता। 22 चोरी। आरुषि और शिवम अक्षत से मिलने उसकी होटल पहुंच जाते हैं। वह उससे काफी लंबे वक्त बाद मिल रहे थे। वह लोग साथ में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में ही खाना खाते हैं। आरुषि, भाई आप कब तक इंडिया रुकने वाले हो? उद्धरण चिन्ह। शिवम, यार पर तुझे वापस लंदन क्यों जाना है? यही क्यों नहीं रुक जाता हमारे साथ? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, हाँ भाई, क्या आपको हम सबकी याद नहीं आती? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, याद तो बहुत आती है मगर तुम दोनों जानते हो ना कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। शिवम, क्यों नहीं रुक सकता यार? मेरी गलती की सजा तू क्यों भुगत रहा है? मुझसे अब ये सहन नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, शिवम चुप। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, 1 मिनट, क्या कौन सी गलती शिवू भैया, और आपसे क्या सहन नहीं हो रहा? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, शिवम नहीं, तूने मुझसे वादा किया था कि तू ये बात किसी को नहीं बताया। शिवम, हाँ मैंने वादा किया था मगर बस अब बहुत हो गया, मैं तुझे और तकलीफ में नहीं देखना चाहता। और कब तक तू यूं सबसे झूठ बोलता रहेगा? प्लीज यार सच बताने दे। अक्षत, नहीं शिवम, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। आरुषि, अरे यह आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? कैसा सच? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, आरू तू इन सब में मत पड़, तू अभी छोटी है। आरुषि, ओ भाई प्लीज, मैं 24 साल की हूं अब। अक्षत, हाँ मगर हमारे लिए तो छोटी ही रहेगी हमेशा। आरुषि, भाई आप बात को टालो मत। और शिवम भैया, आप बताओ आप क्या बोल रहे थे? क्या ये बात अक्षत भैया के जेल जाने से रिलेटेड है? उद्धरण चिन्ह। शिवम, आरू सच बात तो ये है कि जिस गलती के लिए बड़े पापा ने अक्षत को जेल में भेज दिया था, सजा के लिए वह गलती अक्षत ने कभी की ही नहीं थी। आरुषि, क्या क्या बोल रहे हो आप? उद्धरण चिन्ह। अक्षत एकदम से उठ जाता है। बस अब बहुत हुआ, घर जाओ अब तुम दोनों, और इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवम, नहीं अक्षत, इतने सालों से तू बिना गलती की सजा भुगत रहा है, मगर अब और नहीं, इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं मानने वाला। आरुषि, अगर भाई की गलती नहीं थी तो फिर वह किसकी गलती थी जिसकी वजह से भाई हमसे दूर हो गए? इस बात पर अक्षत और शिवम दोनों चुप रहते हैं और फिर एक गहरी सांस लेते हुए शिवम बोलता है, वह मेरी गलती थी। उद्धरण चिन्ह। आरुषि का मुंह खुला का खुला रह जाता है ये सुनकर। मतलब
चाची के गहने। उद्धरण चिन्ह। शिवम अपनी नजरें झुकाते हुए बोलता है, मैंने चुराए थे। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, तू बच्चा था यार उस वक्त। सही गलत की समझ नहीं थी, तो हो गई गलती। इसके लिए तुझे इतना पछतावा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। शिवम, जरूर कैसे नहीं है यार। तू भी उस वक्त कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, बच्चा ही था। मेरी गलती तूने अपने सर ले ली। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, ये सब क्या बातें कर रहे हो आप दोनों? कोई मुझे पूरी बात समझाएगा प्लीज। आरुषि की बात सुनकर अक्षत वहां से उठकर चला जाता है और शिवम आरुषि को पूरी बात बताता है। फ्लैशबैक। कुछ साल पहले अक्षत 17 साल का था। शिवम उससे 1 साल छोटा था और आरुषि उससे 4 साल छोटी थी। तीनों रईस घराने से थे तो उनकी परवरिश भी वैसे ही हुई थी। दादी तीनों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी और तीनों दादी से बहुत प्यार भी करते थे। वो तीनों एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। अक्षत के स्कूल में ज्यादा कोई खास दोस्त नहीं थे, क्योंकि वह बहुत ही शांत स्वभाव का था और उसे लोगों से बातें करना ज्यादा कुछ पसंद नहीं था। आरुषि के तो 2 ही दोस्त थे, रूही और सैम। लेकिन शिवम के काफी सारे दोस्त थे, मगर उनमें से कुछ बिगड़ैल भी थे। 16 साल की उम्र में ही वो लोग कुछ ज्यादा ही फ्रीडम के साथ जीने लगे थे। छुप छुप के सिगरेट और ड्रिंक करना उनका शौक बन चुका था, यहाँ तक कि वह सब लोग आपस में पैसों का जुआ भी खेलते। शिवम पहले ये सब नहीं करता था, वह सबको मना कर देता, मगर हर बार उसके सारे दोस्त उसे काफी फोर्स करते हैं और कहते हैं, ना जैसी संगत वैसा रंग। ऐसा ही कुछ हुआ था शिवम के साथ। दोस्तों के साथ कब वह इन गलत कामों में पड़ गया उसे खुद पता नहीं चला, लेकिन अक्षत को इस बारे में पता चल चुका था। उसने शिवम पर बहुत गुस्सा किया और उसे बहुत समझाया। शिवम ने अक्षत के सामने उसकी बात मान ली, मगर वह फिर भी नहीं सुधरा था। और ऐसे ही एक दिन वह काफी सारे पैसे हार गया और धीरे धीरे उसके सर पर काफी कर्ज हो गया। घर से तो शिवम को रोजाना खर्च करने जितने ही पैसे मिलते थे और इतने सारे पैसे वह घर पर किसी से मांग भी नहीं सकता था। अब वह अक्षत को भी इस बारे में नहीं बोल सकता था मदद के लिए, क्योंकि अक्षत ने उसे पहले ही समझाया था। अब शिवम को काफी पछतावा हो रहा था, मगर कर्ज चुकाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसके दोस्त अब उसे पैसों के लिए परेशान करने लगे थे और उसे बहुत ताने भी मारते कि तो इतने अमीर घर से है मगर तेरे पास फिर भी पैसे नहीं है। ऐसे में उसके किसी एक दोस्त ने उसे चोरी करके कर्जा चुकाने की सलाह दी। पहले तो शिवम ने चोरी करने से साफ मना कर दिया, लेकिन ज्यादा दिन तक वह खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि अब उसके दोस्त उसे पैसे चुकाने के लिए धमकी भी देने लगे थे। आखिरकार शिवम ने चोरी करने का फैसला किया, लेकिन इसमें बहुत रिस्क था। अगर किसी को पता चला कि खुराना खानदान के बेटे ने चोरी की, तो उसके घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ऐसे में एक दिन किसी रिश्तेदार के फंक्शन के लिए शीतल जी ने कुछ नए गहने बनवाए थे। वह घर में सबको वह गहने दिखा रही थी और नीति जी को भी ऐसे गहने बनवाने के लिए कह रही थी। शिवम कब से ये सब देख रहा था। वह जानता था इन गहनों की कीमत, अगर वह इसे बेच दे तो अपना कर्ज आराम से चुका सकता है। पहले तो उसका दिल नहीं माना। उसने काफी सोचा कि वह अपनी माँ के गहने कैसे चुरा सकता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं बचा था, क्योंकि घर वालों से सच बोलकर पैसे मांगने की उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अगर शिवम के पापा को ये सब पता चलता तो वह उसे घर से निकालने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाते। इसलिए सच्चाई बताना तो शिवम के लिए बहुत मुश्किल था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया और चोरी करने की ठान ली। आधी रात को जब सब सो गए तो शिवम उठा और अपने मम्मी पापा के कमरे में गया। शीतल जी और मोहन जी दोनों सो चुके थे। शिवम अच्छे से जानता था कि उसकी माँ लॉकर की चाबियां कहाँ रखती है। उसने वहां से चाबियां लेकर लॉकर से गहने निकाल दिए और तुरंत कमरे से बाहर आ गया। वह सीधा अपने कमरे में ही जा रहा था, मगर उसे सामने से अभय जी आते हुए दिखाई दिए। उसके हाथ में गहने थे। इतनी रात गए अपने बड़े पापा को सामने से आता देखकर वह बहुत घबरा गया और तुरंत बाजू के कमरे में घुस गया। वह कमरा अक्षत का था। अक्षत को जल्दी सोने की आदत थी तो वह गहरी नींद में था। शिवम धीरे से सारे गहने अक्षत के वार्डरोब में रख देता है और फिर कमरे से बाहर आता है। सामने ही उसे अभय जी मिल जाते हैं। अभय जी, अरे शिवू, इतनी रात गए तुम कहाँ घूम रहे हो? उद्धरण चिन्ह। शिवम, कुछ नहीं बड़े पापा, बस नींद नहीं आ रही थी तो गाने सुनते हुए टहल रहा था। अगर आप इतनी रात गए अब तक सोए नहीं? उद्धरण चिन्ह। अभय जी, अरे कुछ नहीं, वह मेरे कमरे में पानी नहीं था और मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो बस किचन में वही लेने जा रहा हूँ। शिवम, अरे आप मुझसे बोल देते, मैं ले आता ना। अभय जी, अब मुझे थोड़ी ना पता था कि तू इतनी रात गए यहाँ टहल रहा होगा। शिवम, अरे हाँ। अभय जी, चलो अब टहलना बंद करो, काफी रात हो गई है, अपने कमरे में जाओ और सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। शिवम, हाँ, गुड नाइट बड़े पापा।
अभय जी गुड नाइट। अभय जी किचन की तरफ चले जाते हैं और शिवम अपने कमरे की तरफ। वह इंतजार कर रहा था कि कब अभय जी किचन से वापस अपने कमरे में चले जाए और वह अक्षत के रूम से गहने लेकर आए, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत बहुत खराब थी, या यूं कहे कि अक्षत की किस्मत खराब थी। अभी बस 15 मिनट ही हुए थे कि एकदम से पूरे घर में शीतल जी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चोर चोर, घर में चोर आए हैं, घर में चोरी हुई है, मेरे गहने चोरी हो गए, सिक्योरिटी कहाँ हो सब। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी की आवाज से सबकी नींद खुल जाती है और सब लोग हाल में इकट्ठा होते हैं। शोर शराबा सुनकर शिवम की तो हालत खराब हो जाती है। वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह तुरंत भागते हुए नीचे पहुंचता है। दादी क्या हुआ शीतल, तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है, कहाँ है चोर। उद्धरण चिन्ह। नीति जी हाँ शीतल क्या हो गया, कहाँ है चोर, क्या चोरी हो गया। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी अरे माँ भाभी मेरे लाखों के गहने चोरी हो गए, मैंने अभी अभी नए बनवाए थे। लाउडली क्राइंग। अभय जी ऐसे कैसे चोरी हो सकते हैं, हमारे घर पर इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि बिना परमिशन के मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती, चोर का घुसना तो नामुमकिन है। दादी तुमने ही अपने गहने यहाँ वहाँ रख दिए होंगे और फिर भूल गई होगी। शीतल जी अरे नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने उसे लॉकर में ही रखे थे, मगर अब वह वहाँ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आरुषि चाची आपने आधी रात को उठकर अचानक से लॉकर चेक किया। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी हाँ मुझे बाथरूम जाना था इसलिए मैं उठी थी। जब मैं लाइट ऑन की तब मैंने देखा कि कपबोर्ड का दरवाजा हल्का सा खुला है, मैंने उसे खोलकर देखा तो लॉकर खुला था और गहने गायब थे। शिवम मन में ओह शिट, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, मैंने कपबोर्ड खुली क्यों छोड़ दी। उद्धरण चिन्ह। अब बात काफी सीरियस हो चुकी थी। अभय जी ने सारे सिक्योरिटी से बोलकर पूरा पैलेस छान मारने के लिए कहा था, मगर उन्हें कहीं भी कोई चोर नहीं मिला। शीतल जी ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे गहने गायब कहाँ हो गए। भाई साहब मैं चाहती हूँ कि हर एक कमरे की तलाशी ली जाए, हो सकता है कि वह किसी कमरे में कहीं छुप गया हो। अभय जी ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं सारे कमरों की तलाशी लेने के लिए कहता हूँ। अब ये जानकर तो शिवम हद से ज्यादा घबरा गया, क्योंकि गहने तो उसने अक्षत के कमरे में रखे थे। अगर वह मिल गए तो अक्षत फंस जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इन सब चक्कर में अक्षत कब से शिवम को नोटिस कर रहा था। वह सोच रहा था कि शिवम इतना घबरा क्यों रहा है, लेकिन सबके सामने पूछना उसे ठीक नहीं लगा। घर के सारे कमरों की तलाशी ली गई और जिस बात का शिवम को डर था और जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी वही हुआ, गहने अक्षत के कमरे से मिले। बस इतना ही जानना था कि शीतल जी अक्षत के ऊपर बरस पड़ी। ये सब क्या है अक्षत, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आए अपने ही घर अपनी ही चाची के गहने चुराते हुए। छी छी छी, मुझे तो सोचकर ही अजीब लग रहा है, तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो। कुछ नहीं तो कम से कम खानदान की इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता। नीति जी बस करो शीतल, अब बहुत हुआ। तुम ऐसे मेरे बेटे पर इल्जाम नहीं लगा सकती। अक्षत कभी चोरी नहीं कर सकता। शीतल जी तो क्या अभी अभी हमने जो देखा वह झूठ है। आप भी जानती है कि गहने अक्षत के कमरे से मिलने का एक ही मतलब बनता है। अब क्या मैं सच भी नहीं बोल सकती। उद्धरण चिन्ह। नीति जी मैंने कहा ना, मेरा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता। अक्षत तुम बताओ ये सब क्या है, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत तो खुद बहुत शौक था, उसे खुद को नहीं पता था कि यह गहने उसके कमरे में कैसे आए। क्रमशः नीला दिलचर 23 अक्षत इज इनोसेंट। आधी रात को सब लोग हॉल में जमा हुए थे। शीतल जी ने अपने गहनों को लेकर हंगामा मचा रखा था, और आखिर गहने मिले भी तो कहां से, अक्षत के कमरे से। सब लोग अक्षत से सवाल कर रहे थे कि यह सब क्या है और यह गहने उसके कमरे में कैसे आए, मगर अक्षत के पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद नहीं जानता था कि यह गहने उसके कमरे में कब और कैसे आए। शिवम का तो बुरा हाल हो रखा था, उसकी वजह से अक्षत फंस गया था। शीतल जी उसे काफी बुरा भला बोल रही थी। अक्षत नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे नहीं पता ये गहने मेरे कमरे में कैसे आए। उद्धरण चिन्ह। अभय जी सच सच बताओ अक्षत, अगर तुमने चोरी की है तो उसे मान लो, लेकिन झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश मत करो। नीति जी यह आप क्या बोल रहे हो, क्या आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। हमारा अक्षत ऐसा कभी नहीं कर सकता। अभय जी 1 मिनट, नीति तुम बीच में मत पड़ो, मैं बात कर रहा हूं ना। अक्षत क्यों पापा, माँ बीच में क्यों नहीं बोल सकती, आप उनके सवाल का जवाब दो। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभय जी तुमने भरोसा करने लायक छोड़ा कहाँ है।
सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर। उद्धरण चिन्ह। अक्षत सबूत झूठ भी तो हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। अभय जी, कौन फंसाना चाहेगा तुम्हें? हमारे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी का बुरा चाहे। तुम अब खुद को बचाना बंद करो। क्या तुम्हें चोरी करने से पहले एक बार भी हमारे खानदान की इज्जत का सवाल नहीं आया? मुझे तो तुम्हें अपना बेटा बुलाने में भी शर्म आ रही है। अभय जी की यह बात सुनकर अक्षत का दिल टूट गया। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। दुख तो उसे इस बात का हुआ कि उसके अपने पापा ने उस पर भरोसा नहीं किया। दादी, बस करो अभय, कुछ भी बोलने से पहले सोचा तो करो। अगर अक्षत कह रहा है कि उसने चोरी नहीं की तो हो सकता है कि वह सच बोल रहा हो अभय जी, या फिर वह खुद को बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा हो। अक्षत अब चिल्लाते हुए बोलता है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अभय जी, तो फिर क्या ये गहने अपने आप चलकर तुम्हारे कमरे में आ गए? उद्धरण चिन्ह। शीतल जी जो कब से ये सब ड्रामा देख रही थी वह बीच में पड़ती है। शीतल जी, बस कीजिए भाई साहब, आप अक्षत को इतना मत डांटिए। अब जाने दीजिए इस बात को, कोई बात नहीं, बच्चा है। बच्चों से गलती हो जाती है। मेरे गहने तो मिल गए ना, अब आप इसे माफ कर दीजिए। अक्षत, किस बात की माफी? मैंने इन्हें नहीं चुराए थे। अभय, चुप करो अक्षत, एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से सॉरी बोलना तो दूर, अपनी चाची के सामने इतनी तेज आवाज में बोल रहे हो। अक्षत, जब मैं कोई गलती की ही नहीं है तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? उद्धरण चिन्ह। अक्षत ने बहुत कोशिश की खुद को साबित करने की, मगर उसकी मां और दादी के अलावा कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। यहां तक कि अभय जी ने अब पुलिस को बुलाने की बात कर दी थी। अक्षत जो कब से शिवम को नोटिस कर रहा था, उसे अब शायद थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि शिवम कब से क्यों इतना घबरा रहा है। अक्षत खुद के बचाव के लिए बोलना चाहता था, मगर दूसरी तरफ उसे ये भी डर था कि अगर उसने खुद को सही साबित किया तो शिवम फंस जाएगा। उसके घर वालों को ये पता लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि गहने शिवम ने चुराए थे, और अगर शीतल जी को ये पता चला कि उनके खुद के बेटे ने उनके गहनों की चोरी की तो उनका दिल टूट जाता। बस इसी में अक्षत उलझा हुआ था, लेकिन अक्षत की यह चुप्पी की वजह से सबका शक मजबूत हो रहा था। शीतल जी, देखा मैं कह रही हूं ना, इस लड़के ने चोरी की है। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया होता तो अब चुप क्यों है? उद्धरण चिन्ह। शिवम अक्षत के बचाव के लिए काफी हिम्मत करके बोलता है, मॉम, यह आप क्या बोल रहे हो? आप भाई के ऊपर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? उद्धरण चिन्ह। शीतल जी, शिवम तू चुप कर, तू अभी छोटा है, इन सब मामलों में मत पड़। दादी, तो अक्षत भी तो अभी बहुत छोटा है, सिर्फ 17 साल का बच्चा है वह। भला अपने ही घर में चोरी क्यों करेगा? उद्धरण चिन्ह। काफी देर तक ये बहस चलती रहती है, मगर अब अक्षत कुछ नहीं बोलता। वह अब खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता। अब तक उसे यकीन हो चुका था कि चोरी शिवम ने ही की थी, क्योंकि उसे पता था कि शिवम के ऊपर बहुत कर्जा है, मगर उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि शिवम ने गहने उसके कमरे में कब और क्यों रखे। बस वह इसी बात में उलझा हुआ था। अब अभय जी थोड़ा स्ट्रिक्ट आवाज में अक्षत से पूछते हैं, देखो अक्षत, जो भी बात है सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी चाची के गहने चुराए? उद्धरण चिन्ह। अक्षत एक नज़र शिवम की तरफ देखता है। शिवम आंखों के इशारों से अक्षत को सॉरी बोलता है और रिक्वेस्ट करता है। शिवम की आंखों में आंसू आ गए थे डर के मारे। अब अक्षत समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने पापा की तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी पापा, चाची के गहने मैंने ही चुराए थे। ये सुनकर सबको जैसे बिजली का झटका लगता है। नीति जी, क्या बकवास कर रहे हो? झूठ मत बोलो अक्षत, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्यों झूठ बोल रहे हो बेटा? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मैं झूठ नहीं बोल रहा माँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। इस बार अभय जी ने काफी ऊंची आवाज में बोला, गलती? तुम्हें ये गलती लगती है? भूलो मत, चोरी करना एक अपराध है। और तुम्हें, खुराना खानदान के सबसे बड़े बेटे को ऐसी क्या कमी रह गई घर में जो उसे चोरी करनी पड़ी? उद्धरण चिन्ह। अभय जी की ऊंची आवाज सुनकर अक्षत भी काफी डर गया था। वह घबराते हुए बोलता है, अक्षत, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इतने पैसे में घर पर नहीं मांग सकता था, और कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो। उद्धरण चिन्ह। अभय जी, तो क्या तुम पैसों के लिए अपने ही घर चोरी करोगे? और ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी तुम्हें पैसों की जो हमसे मांग नहीं सकते थे? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, उद्धरण चिन्ह। मगर अक्षत कुछ नहीं बोल सकता। शीतल जी, जरूर किसी गलत काम के लिए चाहिए होंगे, तभी आपसे मांग नहीं पाया।
अक्षत अभी भी चुप था और शिवम को काफी रोना आ रहा था क्योंकि अक्षत ने उसकी गलती का सारा इल्जाम अपने सर ले लिया था। लेकिन शिवम खुद भी बहुत डरा हुआ था, वह अक्षत के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया और न ही अपनी गलती सबके सामने कबूल कर पाया, वह बस चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। अभय जी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस को भी बुला दिया था। नीति की और दादी ने काफी रिक्वेस्ट की पुलिस को इन सब में ना इन्वॉल्व करने की, मगर अभय जी ने किसी की एक बात नहीं सुनी। जब तक पुलिस आई तब तक अक्षत एक कोने में चुपचाप अकेले खड़ा था। शिवम हिम्मत करके उसके पास जाता है और उससे बहुत माफी मांगता है, यहाँ तक कि अक्षत को बचाने के लिए वह सबके सामने अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन अक्षत उसे रोक देता है और किसी को कुछ भी बताने के लिए मना कर देता है। अक्षत ने शिवम को वादा करने के लिए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा, और इस तरह शिवम को बचाने के लिए उसने जो चोरी की थी उस गलती का सारा इल्जाम अक्षत ने अपने ऊपर ले लिया। अभय जी को अक्षत की इस हरकत के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था, वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। उन्हें अपनी परवरिश पर गुस्सा आ रहा था, क्या उन्होंने ये सब सिखाया था अक्षत को। लेकिन दूसरी तरफ नीति जी का दिल यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि अक्षत ऐसा कुछ कर सकता है, मगर अक्षत ने खुद ये कबूल किया था तो वह भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। अभय जी अक्षत को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उनके कहने पर अक्षत को 1 साल के लिए जेल की सजा दी गई। दादी जी ने उन्हें काफी समझाया ऐसा ना करने के लिए, मगर आखिरकार अक्षत को जेल जाना पड़ा। पुलिस के साथ अभय जी की काफी जान पहचान थी। पुलिस ने भी अक्षत को माफ कर देने के लिए कहा और जेल तक बात ले जाने से मना किया, लेकिन अभय जी के फैसले के आगे वह लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बस अभय जी की पहचान की वजह से यह बात बाहर दुनिया वालों के सामने नहीं आई। अक्षत 1 साल जेल में रहा। इस दौरान अभय जी एक बार भी उससे मिलने नहीं गए। अभय का दिल भी काफी दुख था कि उसके पापा ने उस पर भरोसा नहीं किया। शिवम की गलती अपने सर लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करने से वह अपने परिवार का भरोसा हमेशा हमेशा के लिए को देता, मगर शिवम को बचाने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। अब इतना सब होने के बाद वह वापस घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने लंदन जाने की इच्छा बताई और अभय जी ने उसे जाने दिया। तब से वह लंदन में ही रहता था और आज काफी वक्त बाद इंडिया वापस आया था अपनी दादी के लिए। फ्लैशबैक खत्म। क्रमशः नीला दिलचर 24 आरुषि की बर्थडे पार्टी। शिवम आरुषि के सामने कबूल कर लेता है कि शीतल जी के गहनों की चोरी अक्षत ने नहीं बल्कि उसने ही की थी। पूरी बात जानकर आरुषि को यकीन नहीं हो रहा था कि अक्षत पूरी तरह से निर्दोष है, वो बिना कोई गलती के इतने सालों से अपने परिवार से दूर रहा। आरुषि, शिवू भैया, क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमारे घर सबको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, खासकर पापा को। ओ भाई से कितने गुस्सा है, इतने सालों में वह एक बार भी भाई से नहीं मिले और भाई ने भी उनसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की। शिवम, मैं जानता हूँ आरू, उस वक्त मैं बच्चा था और काफी डरा हुआ था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया, मगर अब मैं अपनी गलती मानना चाहता हूँ सबके सामने। लेकिन अक्षत ने मुझे रोक रखा है, वह नहीं चाहता कि मैं सबके सामने गलत बनूं, आरुषि, और इसलिए उन्होंने खुद को ही गलत बता दिया। उद्धरण चिन्ह। तभी अक्षत अंदर आते हुए कहता है, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो अब यह बातें करना छोड़ो और मेरे साथ दादी से मिलने चलो। आरुषि, क्या सच में? उद्धरण चिन्ह। शिवम, मतलब तू घर आ रहा है? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? उद्धरण चिन्ह। शिवम, तो फिर तू बिना घर पर आए दादी से कैसे मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, क्यों, वह बाहर नहीं आएगी क्या? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, भाई डॉक्टर ने उन्हें घर पर आराम करने के लिए कहा है, कहीं भी बाहर जाना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तभी अक्षत के पास नीति जी का कॉल आता है, वह कॉल उठाकर उनसे बात करता है। आरुषि, क्या हुआ? मम्मा ने भी आपसे यही कहा ना कि आपको घर आना होगा? अक्षत, हम। उद्धरण चिन्ह। शिवम, तो तू आ रहा है ना? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, हम। उद्धरण चिन्ह। आरुषि बहुत खुश होकर उछलती है, ये फाइनली भाई आप घर आ रहे हो, बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आपका सारा सामान पैक कर देती हूँ। अक्षत, 1 मिनट 1 मिनट, सामान क्यों? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मैं घर आ रहा हूँ सिर्फ दादी से मिलने, मैं वहां पर रुकने नहीं वाला। आरुषि और शिवम दोनों जानते थे कि अक्षत बहुत जिद्दी है, तो दोनों ने उसे कोई फोर्स नहीं किया क्योंकि अक्षत घर आने के लिए मान गया था, ये भी बहुत बड़ी बात थी। आज काफी दिनों बाद अक्षत अपने घर गया था। नीति जी ने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया। इस वक्त अभय जी घर पर नहीं थे, या शायद अक्षत के आने की खबर सुनकर जानबूझकर बाहर चले गए थे। अक्षत काफी लंबे वक्त बाद अपने परिवार से मिल रहा था। सब लोग अक्षत को देखकर खुश थे, मगर शीतल जी को उसे देखकर कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई थी।
क्योंकि उन्हें अक्षत से कोई लगाव नहीं था। अक्षत अपनी चाची से पहले बहुत प्यार करता था, मगर जब से उन्होंने अक्षत पर वह सारे इल्जाम लगाए थे और भला बुरा कहा था, सबसे उसे भी कुछ खास लगाव नहीं रहा था। अक्षत आपसे मिलकर रात को वापस अपने होटल आ गया था। नीति जी ने उसे काफी बोला घर पर ही खाना खाकर जाने को, लेकिन वह नहीं माना। लेकिन नीति जी ने उसे अपने हाथों से बना खाना पैक करके दिया। आज काफी लंबे वक्त बाद अक्षत अपनी माँ के हाथ का बना खाना खा रहा था। कुछ दिन बाद ऐसे ही दिन बीतते रहे। अक्षत कभी कभार दादी से मिलने जाता रहता था। दादी की तबीयत में भी अब काफी सुधार था, तो अक्षत अब वापस लंदन जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन आरुषि की जिद ने उसे रोक रखा था। आरुषि चाहती थी कि अक्षत उसके बर्थडे के लिए इंडिया में ही रुके। इतने साल हर बर्थडे पर अक्षत सबसे दूर रहता था, लेकिन इस बार आरुषि की जिद के सामने वह झुक गया और उसकी बर्थडे तक रुकने का फैसला किया। इंडिया में अक्षत की कुछ मीटिंग भी थी जो उनकी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। 15 दिन बाद आरुषि के बर्थडे के दिन इस बार आरुषि को सरप्राइज देने के लिए राधिका और सैम ने कुछ अलग प्लान किया था। बोलो रात को 12 बजे आरुषि को उनके ट्री हाउस पर ले जाते हैं और वहीं पर उसे सरप्राइज देते हैं। वह लोग खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन शाम को खुराना पैलेस में बर्थडे पार्टी रखी गई थी। हर साल की तरह इस साल भी ये पार्टी बहुत ही ग्रैंड होने वाली थी। आखिरकार खुराना खानदान की इकलौती बेटी का जो बर्थडे था। राधिका अपने घर पर आरुषि की बर्थडे के लिए तैयार हो रही थी। सरिता जी और मुकेश जी भी उसके साथ आने वाले थे, तो वह लोग भी तैयार होने में बिजी थे। राधिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बर्थडे के लिए क्या पहने। जब सरिता जी रेडी होकर उसके कमरे में आती है तो राधिका अभी भी अपने कपड़ों के बीच ही उलझी हुई थी। सरिता जी, अरे रूही बच्चा, यह क्या, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? पार्टी में जाने का इरादा बदल दिया है क्या? उद्धरण चिन्ह। रूही, बड़ी माँ, अगर मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी तो कल आरुषि मौत की देवी बनकर मेरा खून पी जाएगी। उसकी बात सुनकर सरिता जी हंसने लगती है। रूही, अरे बड़ी माँ, आप हंस रहे हो और यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या पहनूं? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, ओफो, बस इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सरिता जी वार्डरोब में सारे कपड़े देखने लगती है और एक प्यारा सा गाउन उसके लिए निकालती है। सरिता जी, ये लो, तुम आज ये पहनो, तुम इसमें बहुत प्यारी लगोगी। राधिका वह गाउन ले लेती है और रेडी होने चली जाती है। कुछ देर बाद वह तैयार होकर बाहर आती है। वह गाउन उस पर सचमुच बहुत प्यारा लग रहा था। वह जल्दी से सरिता जी और मुकेश जी के साथ सुराना पैलेस के लिए निकल जाती है। खुराना पैलेस। आज राधिका पहली बार खुराना पैलेस आई थी। आरुषि के घर की चमक देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। खुराना पैलेस उसके विला से भी काफी ज्यादा बड़ा था और बहुत सुंदर भी। पूरे पैलेस को काफी मॉडर्न तरीके से बनाया गया था। घर के आंगन में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था और आसपास गार्डन में बैठने की भी काफी अच्छी व्यवस्था थी। राधिका घर के अंदर जाती है तो काफी सारे मेहमान आ चुके थे। खुराना फैमिली उन्हें वेलकम कर रही थी। राधिका पहले आरुषि के मम्मी पापा से मिलती है और फिर दादी से भी मिलती है। आरुषि के मम्मी पापा तो बचपन से ही रूही को जानते थे। इतने दिनों बाद उसे देखकर वह लोग भी काफी खुश हो गए। राधिका उनसे बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से सैम उनके पास आता है। सैम भी काफी अच्छा दिख रहा था, हमेशा की तरह बहुत अट्रैक्टिव। कुछ देर में आरुषि सीढ़ियों से नीचे आती है। पहले इसकी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और सिर्फ एक लाइट आरुषि पर फोकस करती है। उसने बहुत ही प्यारा गाउन पहन रखा था, वह एकदम किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। सब लोग आरुषि को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। आरुषि केक कट करती है और फिर सब खाना खाने लगते हैं। आज आरुषि का बर्थडे था तो वह सबके साथ बहुत बिजी थी, इसलिए आज राधिका का और सैम पार्टी में थोड़ा बोर हो रहे थे, या शायद राधिका ही बोर हो रही थी क्योंकि सैम के तो और भी दोस्त पार्टी में आए हुए थे और वह इस वक्त लड़कियों से घिरा हुआ था। सारी लड़कियां उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी और सैम सबसे एक अलग ही एटीट्यूड में बात कर रहा था। राधिका अब ये सब देखकर पक चुकी थी। आरुषि उसे नोटिस करती है और वह उसके पास आती है। आरुषि, क्या हुआ रू, तुम बहुत बोर हो रही हो क्या? उद्धरण चिन्ह। रूही, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी सच में बहुत अच्छी है। आरुषि, तेरी शक्ल पर साफ साफ नजर आ रहा है कि तू कितना बोर हो रही है, अब मुझसे झूठ मत बोल। रूही, यार पर क्या करूं, तेरा बर्थडे है तो तुझे सबके साथ रहना ही होगा और वह सैम का बच्चा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी है। आरुषि, हम चल एक काम कर, तू थोड़ी देर मेरे कमरे में जाकर बैठ और फ्रेश हो जा, फिर वापस नीचे आ जाना, तुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, मेरे कमरे में कुछ किताबें भी हैं जो तुझे पसंद आएगी, तू उन्हें पढ़ सकती है। किताबों का नाम सुनकर रूही खुश हो जाती है। यार थैंक यू, चल मैं चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, हाँ सुन,
ऊपर से लेफ्ट चली जाना, दूसरा कमरा मेरा ही है। रूही ठीक है बाय, मैं जल्दी वापस आऊंगी। इतना बोलकर राधिका ऊपर आरुषि के कमरे की तरफ जाने लगती है। 25 फर्स्ट किस। राधिका आरुषि के बताए रास्ते से जाते हुए एक कमरे के सामने आकर रुकती है। राधिका, हम जैसा आरुषि ने बताया था उसे हिसाब से तो मैं एकदम सही रास्ते पर आई हूं। लगता है यही कमरा है। और बिना कुछ ज्यादा सोच वह उस कमरे में घुस जाती है। कमरे का लुक एकदम क्लासी और सिंपल था। राधिका, यह आरुषि की चॉइस इंटीरियर में इतनी अच्छी और क्लासी कब से हो गई? मुझे तो लगा था कि इसका कमरा पूरा टेडी बियर से भरा होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही है। एक भी सॉफ्ट टॉय नजर नहीं आ रहा। मैं सही कमरे में तो हूं ना? उद्धरण चिन्ह। तभी अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वहां से एक लड़का अपने बाल पोंछते हुए बाहर आता है। उस लड़के ने अपनी शर्ट नहीं पहनी थी। उसे देखकर राधिका एकदम से चीखती है। वह लड़का भी राधिका की चीज सुनकर घबरा जाता है और अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर उसका घबराया हुआ चेहरा गुस्से में बदल जाता है। जी हाँ, वह लड़का अक्षत ही था। अक्षत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कैसा अजीब सा शौक है तुम्हारा, बिना परमिशन लड़कों के कमरे में घुस जाना? राधिका, पहले तुम अपने शौक के बारे में बात करो, जब देखो तब बिना कपड़ों के घूमते रहते हो। शर्म नहीं आती क्या? उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपनी शर्ट पहनते हुए बोलता है, अरे भाई, अपने ही कमरे में शर्ट लेस घूमने में शर्म कैसी? उद्धरण चिन्ह। राधिका, तुम्हारा कमरा कैसे हो गया ये तो आरुषि का कमरा है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, तुम आरुषि को कैसे जानती हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका, तुमसे मतलब, पहले तुम ये बताओ कि तुम इस घर में क्या कर रहे हो? अंदर कैसे घुस आए तुम? अक्षत उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूं? उद्धरण चिन्ह। राधिका, नहीं, और मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है। तुम्हारे मुंह लगना बेकार है। राधिका पलटकर जाने लगती है, मगर इस बार अक्षत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। राधिका सीधे जाकर अक्षत के सीने से टकरा जाती है। वह दोनों काफी क्लोज आ चुके थे। अक्षत, मेरी जासूसी कर रही हो ना तुम? उद्धरण चिन्ह। राधिका, इतना भी फालतू वक्त नहीं है मेरे पास जो तुम्हारी जासूसी करो। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, अपनी जुबान ना कम चलाया करो, जब देखो तब बकवास करती रहती हो। राधिका, मेरी जुबान मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं और जितना चाहूं उतना बोल सकती हूं, तुम क्या कर लोगे? हाँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका गुस्से में मुंह बनाते हुए अक्षत को देखती है। एक तो राधिका का चेहरा पहले से ही अक्षत के काफी करीब था और ऐसे में राधिका को ऐसे मुंह बनाता हुआ देखकर अक्षत खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अक्षत, शायद तुमने मुझे जानने में गलती कर दी। अफसोस। इससे पहले कि राधिका कुछ बोल पाती, अक्षत उसके होठों पर किस कर देता है। अक्षत की इस हरकत से राधिका शॉक्ड हो जाती है। वो अक्षत को जोर से धक्का मारकर तुरंत खुद को छुड़ाती है। राधिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, तुमने ही मुझे उकसाया था कि मैं क्या कर सकता हूं, तो अब देख लो। राधिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह अपने आसपास दिखती है और टेबल पर पड़ा शरबत का गिलास उठा लेती है और एक पल की भी देरी किया बिना उसे अक्षत के ऊपर फेंक देती है। राधिका की इस हरकत से अक्षत को भी काफी गुस्सा आता है। अक्षत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उद्धरण चिन्ह। राधिका, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे छूने की। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, शिट, तुमने क्या ठेका ले रखा है हर बार मेरी शर्ट खराब करने का? उद्धरण चिन्ह। राधिका, हरकतें ऐसी करोगे तो शर्ट क्या, तुम्हारा पूरा वार्डरोब जला दूंगी मैं। अक्षत के सामने इतना एटीट्यूड बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। राधिका, और रूही किसी से डरती नहीं, माइंड इट। इतना बोलकर राधिका एटीट्यूड के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। उसका मूड बुरी तरह से खराब हो चुका था। उसके दिमाग में बार बार अक्षत का चेहरा और उसकी वह किस याद आ रही थी। वह नीचे आकर आरुषि और सरिता जी से मिलती है और सर दर्द का बहाना बनाकर घर के लिए निकल जाती है। जाते हुए वह रास्ते में सैम को भी मैसेज करके बता देती है। घर पहुंचते ही वह बाथरूम में घुसकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करती है। राधिका, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उधर अक्षत भी राधिका की हरकत की वजह से बहुत गुस्सा था। ऊपर से राधिका का एटीट्यूड उसे और गुस्सा दिला रहा था, लेकिन फिलहाल वह अपने गुस्से को काबू करता है और जल्दी से कपड़े बदलकर नीचे पार्टी में पहुंचता है। जैसे ही वह नीचे जाता है सारी लड़कियों की नज़र उस पर ही रुक जाती है, क्योंकि वह काफी हैंडसम लग रहा था। अक्षत नीचे पहुंचता है तो मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं, क्योंकि काफी सालों बाद अक्षत किसी खुराना पार्टी में शामिल हुआ था। वह लोग उससे कई सारे सवाल करने लगते हैं, लेकिन अक्षत सबको इग्नोर करके सीधे आरुषि के पास जाता है। आरुषि, क्या हुआ भाई, आपका मूड इतना खराब क्यों लग रहा है?
उद्धरण चिन्ह। अक्षत कुछ नहीं, एक अकड़ू बिल्ली से पाला पड़ गया था। शिवम और आरुषि एक साथ, अकड़ू बिल्ली कौन? उद्धरण चिन्ह। अक्षत कुछ नहीं, छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर में पार्टी खत्म होती है और सारे मेहमान भी चले जाते हैं। 2 दिन बाद अक्षत वापस लंदन जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके पास नीति जी का कॉल आता है। वह काफी घबराई हुई लग रही थी। अक्षत, क्या बात है माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। नीति जी, अक्षत वो तुम्हारे पापा, उन्हें। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर अक्षत भी घबरा जाता है। पापा को क्या हुआ है? वह ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। नीति जी, नहीं, वह अचानक से गिरकर बेहोश हो गए थे। हम लोग उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे हैं। अक्षत, मैं अभी पहुंचता हूं। उद्धरण चिन्ह। अक्षत बिना देरी किए तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाता है। वह वहां पहुंचता है तो सब लोग एक रूम के बाहर खड़े थे और अंदर डॉक्टर अभय जी का चेकअप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। अक्षत तुरंत जाकर उनसे पूछता है, अक्षत, क्या बात है डॉक्टर? मिस्टर खुराना ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। काफी वक्त से अभय अपने पापा को मिस्टर खुराना कहकर ही बुलाता था, पता नहीं क्यों मगर वह पापा नहीं बोल पाता था। डॉक्टर जी, वह खतरे से तो बाहर है मगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उनकी तबीयत नाजुक है। ये छोटा सा हार्ट अटैक था, लेकिन अगर इन्होंने काम का स्ट्रेस कम नहीं किया तो आगे हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज हो सके तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहिए। अक्षत जी, डॉक्टर। नीति जी, देखा, हो गई ना तबीयत खराब? कितने वक्त से मैं समझा रही थी कि इतना स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है, मगर मेरी बात तो सुनते ही कहाँ है वह। शीतल जी, भाई साहब पूरा दिन ऑफिस में काम करते रहते हैं, सारी कंपनी की जिम्मेदारी उन पर जो है। मोहन भी इनकी कोई मदद नहीं कर पाता क्योंकि वह तो खुद मुंबई और पुणे का बिजनेस संभालने में बिजी है। शिवम को मैं समझा समझा कर थक गई हूं, लेकिन वह समझता ही नहीं है। शिवम, मॉम प्लीज अब मुझे बीच में मत लाइए। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं बड़े पापा की मदद करने चला भी जाऊं तो मेरी वजह से उन्हें सिर्फ नुकसान ही होगा। उद्धरण चिन्ह। दादी, अगर शिवम को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। उसका जिस काम में मन लगता है उसे वही करने दो। शीतल। शीतल जी, लेकिन माँ, आगे जाकर इसे भी तो बिजनेस संभालना होगा ना। अगर अभी से नहीं सीखेगा तो कैसे कर पाएगा? उद्धरण चिन्ह। शिवम, माँ, मुझे ये सब सीखने की क्या जरूरत है? अक्षत, है ना, वह वैसे भी बिजनेस करने में मास्टरमाइंड है। सबको पता है आउट ऑफ इंडिया के सारे बिजनेस उन्होंने कितने अच्छे से हैंडल किए हैं। शीतल जी, अक्षत पूरी जिंदगी तुम्हें बैठा कर खिलाने नहीं वाला, तुम्हें खुद भी मेहनत करना सीखना होगा। शिवम, माँ, फुटबॉल और स्पोर्ट्स से भी मुझे इनकम मिल जाती है, मैं कोई बेरोजगार नहीं हूँ। दादी, बस करो तुम दोनों, यहाँ अंदर अभय की तबीयत खराब है और तुम ये क्या बहस लेकर बैठ गए? और शीतल, अगर तुम्हें लगता है कि शिवम को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी का वारिसदार सिर्फ अक्षत बनेगा, तो तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। हमारी सारी प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में बिल्कुल बराबर बांटी जाएगी, ठीक है? तो अब अपने मन से सारे वहम निकाल दो। शीतल जी, सॉरी माँ, मगर मेरा वह मतलब बिल्कुल नहीं था। दादी, मतलब जो भी हो, इस वक्त हमें सिर्फ ये सोचना है कि अभय की तबीयत में कैसे सुधार आए। नीति जी, अब से उनका कुछ दिनों के लिए ऑफिस जाना बंद। मैं कुछ नहीं जानती, अब से उन्हें अच्छे से आराम करना होगा बस। काम तो पूरी जिंदगी है मगर तबीयत का ख्याल रखना जरूरी है। आरुषि, मगर मम्मा, अगर पापा ऑफिस नहीं आएंगे तो सारा काम कौन संभालेगा? मैनेजर अंकल भी सारा काम अकेले तो नहीं देख सकते। दादी, मैंने फैसला कर लिया है, अक्षत संभालेगा अब से ऑफिस की सारी जिम्मेदारी। उनकी बात सुनकर अक्षत हैरान हो जाता है। अक्षत, क्या? पर दादी, मैं कैसे? उद्धरण चिन्ह। दादी, क्यों? तुम्हारे परिवार की कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता अपना काम संभालना? और वैसे भी आज नहीं तो किसी न किसी दिन तो तुम्हें इस कंपनी को संभालना ही था, तो अभी से क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, पर दादी, मिस्टर खुराना कभी नहीं मानेंगे। दादी, उससे मैं बात करूंगी, वह मेरी कोई बात नहीं टालेगा। अक्षत, पर दादी। नीति जी, तुम्हारी दादी बिल्कुल सही कह रही है अक्षत, इस कंपनी को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम आपसी झगड़ों के लिए अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते, प्लीज समझा करो। कुछ नहीं तो अपने पापा की तबीयत के बारे में ही सोच लो। दादी, क्या किसी को मेरे इस फैसले से कोई परेशानी है? उद्धरण चिन्ह। शीतल जी कुछ बोलना चाहती थी मगर उससे पहले ही शिवम बीच में बोल पड़ता है। नहीं दादी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, उल्टा मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि अब से हमारी कंपनी को अक्षत संभालेगा।
देखना अब हमारी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयां छूने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दादी जी शीतल की तरफ देखती है। शीतल जी, इस वक्त कंपनी को अक्षत की जरूरत है, मुझे आपके फैसले से कोई परेशानी नहीं है। हमारे परिवार के लिए जो अच्छा हो आप वही करो। दादी, ठीक है, तो जब अभय की तबीयत थोड़ी सी ठीक होगी तब मैं उसे इस बारे में बात करूंगी, उससे पहले मुझे मोहन से बात करनी है। दादी जी सबसे पहले मोहन जी को फोन लगाकर उन्हें सारी बात बताती है। मोहन जी को भी उनके इस फैसले से कोई परेशानी नहीं थी। आखिरकार अक्षत उनके घर का बच्चा था और उन्हें अक्षत पर पूरा भरोसा था, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने अक्षत का काम देखा था। अभय जी की तबीयत थोड़ी सी ठीक होने पर दादी जी उनसे इस बारे में बात करती है। पहले तो अभय जी बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, मगर दादी जी के काफी समझाने पर वह समझते हैं। वैसे भी अभय जी अपनी माँ की कोई बात नहीं टालते थे, और इतना तो वह भी समझते थे कि एक ना एक दिन ये जिम्मेदारी उन्हें अक्षत को सौंपनी ही थी। आखिरकार अक्षत इसका हकदार था। वह तो खुद ये सब अक्षत को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। अब उनकी भी उम्र हो रही थी और वह आराम की जिंदगी चाहते थे, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने मेहनत में निकाल दी थी। अगर वह इस बारे में अक्षत से कैसे बात करे वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अक्षत हमेशा के लिए लंदन चला गया था और उन्हें नहीं लगता था कि वह कभी वापस आएगा। लेकिन दादी जी ने उनका काम आसान कर दिया था, और ऐसे ही अब खुराना इंडस्ट्रीज अक्षत संभालने लगा था। थोड़े ही दिनों में वह कंपनी में सेट हो गया। लंदन का बिजनेस भी वह अब यहीं से संभालने लगा था, क्योंकि अभय जी की तबीयत भी खराब थी और दादी जी की तबीयत में भी बस अभी अभी सुधार आया था। ऐसी हालत में वह अपनी फैमिली को छोड़कर वापस नहीं जा सकता था। साथ ही वह शिवम को भी अब अपने साथ ऑफिस ले जाने लगा था, जिस दिन वह फ्री रहता और उसकी कोई मैच ना होती। शिवम को तो इन सब में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, मगर अक्षत के समझाने से वह उसके साथ जाता था। अक्षत ने उसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में रखा था और वह उसे उसके इंटरेस्ट का काम ही सौंपता, जिस वजह से अब शिवम भी धीरे धीरे सारा काम सीख रहा था। शिवम को अक्षत के साथ ऑफिस जाता देख शीतल जी को भी अच्छा लगता। आरुषि तो पहले से ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, अब वह उसकी हेड थी। 26 डील विथ खुराना इंडस्ट्री। एक दिन राधिका अपने केबिन में परेशान सी बैठी थी। उसके सामने मिस्टर त्रिपाठी और डिम्पल खड़े थे। राधिका, ऐसा कैसे हो सकता है? हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। डिम्पल, मैम ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हमने कभी नहीं सोचा था कि मेहता कंपनी के साथ डील करने से हमें इतना बड़ा लॉस होगा। मिस्टर त्रिपाठी, लेकिन हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना ये लॉस हमारी कंपनी को बहुत महंगा पड़ेगा। राधिका, मगर मिस्टर मेहता के साथ हमारी डील हुई थी, वह अपनी बात से ऐसे मुकर कैसे सकते हैं? मिस्टर त्रिपाठी, मैम दूसरी कंपनी ने उन्हें ज्यादा पैसे ऑफर किए तो मिस्टर मेहता ने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट अधूरा छोड़ दिया और वह दूसरी कंपनी के साथ डील साइन कर दी। अब हम बहुत बड़े लॉस में हैं। डिम्पल, अगर ऐसे ही रहा तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। राधिका, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर मिलेगा। थोड़ी देर बाद डिम्पल और मिस्टर त्रिपाठी वहां से चले जाते हैं और राधिका परेशान सी पूरे केबिन में चक्कर लगा रही थी। तभी उसका फोन बजता है। वह देखती है तो आरुषि का कॉल आ रहा था। वह कॉल उठाती है। आरुषि, हेलो रूह, क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। राधिका, कुछ नहीं, ऑफिस में हूँ। आरुषि, अच्छा, तो आज रात का क्या प्लान है? क्या हम साथ में कहीं डिनर के लिए चले? उद्धरण चिन्ह। राधिका, नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम और सैम चले जाना। आरुषि, क्या हुआ रूह, तू बहुत परेशान लग रही है। राधिका, कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, झूठ मत बोल। उद्धरण चिन्ह। आरुषि के बहुत पूछने पर राधिका उसे सारी बात बता देती है। आरुषि, यार, बस इतनी सी बात, तो इसमें इतनी फिक्र क्यों कर रही है? उद्धरण चिन्ह। राधिका, यह इतनी सी बात नहीं है आरु, हमारी कंपनी बर्बाद हो सकती है। आरुषि, यार ऐसा कुछ नहीं होगा, देख मेरे पास एक रास्ता है। तू हमारी कंपनी के साथ डील साइन क्यों नहीं कर लेती? उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्या? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, देख, हमारी कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी अच्छी भरोसेमंद कंपनी को ढूंढ रही है, तो तू अपनी कंपनी की तरफ से ऑफर भेजना, तेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। राधिका, लेकिन आरु, वह लोग ऐसे ही हमारी कंपनी के लिए इन्वेस्ट क्यों करेंगे? खुराना इंडस्ट्रीज का तो बहुत नाम है। हमसे भी बड़ी बड़ी कंपनी लाइन में लगी होगी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, तो फिर वह हमें क्यों पसंद करेंगे? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, अरे यार, तो तेरी ये दोस्त कब काम आएगी? मैं बात करूंगी ना भाई से, और तू खुद को छोटा मत समझा, तू बहुत काबिल है। जब भाई को पता चलेगा तेरी कामयाबी के बारे में तो वह तुरंत तेरी कंपनी के साथ डील करने के लिए मान जाएंगे।
राधिका भाई, पर खुराना इंडस्ट्रीज तो अंकल संभालते थे ना। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, हाँ वह पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और वैसे भी भाई लंदन से आए थे, तो अब वही कंपनी को संभाल रहे हैं। राधिका, ओह ठीक है, मैं इस बारे में सोचती हूँ। आरुषि, हाँ सोच, मैं आज ही जाकर भाई से बात करती हूँ। इतना बोलकर दोनों फोन रख देती है। आरुषि तुरंत अपने भाई की केबिन की तरफ जाने लगती है। अक्षत अभी अभी एक जरूरी मीटिंग अटेंड करके लौटा था। आरुषि भाई, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अक्षत, अभी नहीं आरू, इस वक्त मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। आरुषि भाई, मेरी बात भी बहुत जरूरी है, प्लीज एक बार सुन तो लीजिए। अक्षत, अच्छा बोल, क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। आरुषि भाई, आप वह नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी कंपनी को ढूंढ रहे थे ना। तो मेरी नज़र में एक कंपनी है, रूह इंडस्ट्री, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अक्षत, हाँ इस कंपनी के बारे में मैंने सुना है। कोई लड़की हैंडल कर रही है ना इस कंपनी को। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, हाँ भाई, और आपको पता है वह लड़की कौन है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, कौन। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, अरे मेरी वह बचपन की दोस्त है ना, रूही। रूही अग्रवाल, वही हैंडल कर रही है इस कंपनी को। अक्षत कुछ सोचते हुए बोलता है, वही जो सैम के साथ हमारे घर आया करती थी खेलने के लिए, और तुम तीनों हमेशा साथ घूमा करते थे। आरुषि, हाँ भाई वही है, वह अब रूह इंडस्ट्रीज की सीईओ है। अक्षत, कमाल है, उसे देखकर तो ऐसा लगता था कि यह एक मक्खी भी नहीं मार सकती, और आज इतनी बड़ी कंपनी को संभाल रही है। इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई वह। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर आरुषि मुंह बनाते हुए बोलती है, भाई आप मेरी दोस्त का मजाक उड़ा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, नहीं नहीं, मगर आरू, हम ऐसे ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पहले मुझे उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी। आरुषि, ठीक है भाई, आप देख लो, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आपको वो बहुत पसंद आएगी। अक्षत, कौन तुम्हारी दोस्त। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, नहीं, उसकी कंपनी। वैसे कुछ कह नहीं सकते, क्या पता आपको उसकी कंपनी के साथ साथ वह खुद भी बहुत पसंद आ जाए। ओह माय गॉड, फिर तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी भाभी बनकर हमारे घर आएगी। वाह, स्माइलिंग फेस। अक्षत, ओए चुप कर और जाकर अपना काम देख, कुछ भी फालतू का सोचती रहती है। आरुषि हंसते हुए उसके केबिन से चली जाती है और अक्षत अपने असिस्टेंट राहुल को बुलाकर रूह इंडस्ट्रीज की सारी इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है। कंपनी की इंफॉर्मेशन पढ़ते वक्त अक्षत को वह कंपनी सच में इंटरेस्टिंग लगती है। वह रूही अग्रवाल के बारे में भी पता है और काफी इंप्रेस भी होता है। अक्षत, मानना पड़ेगा, इतनी छोटी सी उम्र में इस लड़की ने काफी मेहनत से अपनी कंपनी का इतना नाम बनाया है। मैं इसकी कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वैसे दिखती कैसी है ये रूही अग्रवाल। उद्धरण चिन्ह। अक्षत फाइल का पेज पलटकर रूही की तस्वीर देखता है और उसकी फोटो देखकर अक्षत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो वही बदतमीज लड़की है जिसने 2 बार मेरी शर्ट खराब करी और मेरे मुंह पर ड्रिंक फेंक कर मारा। ये रूही अग्रवाल है, इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ। हम तभी हर वक्त इतने एटीट्यूड में घूमती रहती है, भला मैं इसकी कंपनी के साथ डीजल साइन करके इसका फायदा क्यों होने दूं। उद्धरण चिन्ह। अक्षत यही सोचकर फाइल साइड में रख देता है, अगर अगले ही पल वह फिर से फाइल अपने हाथ में लेकर सोचता है, वैसे यह मेरे लिए काफी अच्छा मौका है उस अकड़ू बिल्ली से बदला लेने का। बहुत अकड़ है ना उसमें, अब मैं उसकी सारी अकड़ निकाल लूंगा। इतना सोचते हुए अक्षत के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है। वह आरुषि को कॉल करता है और उसे हाँ बोल देता है रूही की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। आरुषि अक्षत की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह जल्दी से फोन करके राधिका को ये खुश खबर देती है। ये खबर सुनकर राधिका को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। खुराना इंडस्ट्रीज के साथ अगले दिन शाम 4 बजे उसकी मीटिंग फिक्स होती है। राधिका कल की मीटिंग की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि कल की मीटिंग उसकी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी और वह किसी भी तरह से यह डील चाहती थी। अगले दिन 3 बजे ही राधिका खुराना इंडस्ट्री जाने के लिए निकल जाती है। वह मीटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जब वह कंपनी में पहुंचती है तो आरुषि पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आरुषि, यार अच्छा हुआ जो तू टाइम पर आ गई, मेरे भाई को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। राधिका, अच्छा क्या तेरा भाई कहीं लेट नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, नहीं, वह सब काम एकदम टाइम पर करते हैं। राधिका, इंटरेस्टिंग, तेरे भाई के साथ काम करने में मजा आएगा। आरुषि, यार बट प्लीज तू अपना ये रूड वाला एटीट्यूड भाई के सामने छुपा के रखना। राधिका, क्यों। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, यार भाई को एटीट्यूड दिखाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है।
ये तेरी कंपनी का सवाल है यार प्लीज। राधिका, पर तू जानती है ना मैं बिना मतलब एटीट्यूड नहीं दिखाए, बट फिर भी मैं ध्यान रखूंगी, फिक्र मत कर। उद्धरण चिन्ह। तभी अक्षत का असिस्टेंट राहुल उन दोनों के पास आता है। क्या आप ही मिस रूही है? उद्धरण चिन्ह। राधिका, जी। राहुल, अक्षत सर ने आपको केबिन में बुलाया है, प्लीज मेरे साथ चलिए। आरुषि, राहुल आप जाए, राधिका को मैं लेकर जाती हूँ भाई के केबिन में। राहुल, ओके मैम। राहुल वहां से चला जाता है और आरुषि राधिका को अपने साथ लेकर अक्षत की केबिन में जाती है। जब वह दोनों केबिन में पहुंचती है तो अक्षत उन दोनों की तरफ पीठ किए अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। आरुषि, भाई ये देखो आपसे मिलने कौन आया है। अक्षत पलटता है और फिर रूही की तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए बोलता है, यस। उद्धरण चिन्ह। अपने सामने अक्षत को देखकर राधिका के होश उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो निहायती बदतमीज समझती थी और इसके साथ एक ही बात पर उसकी 2 बार लड़ाई हो चुकी थी, वह लड़का आरुषि का भाई निकलेगा। वह मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। रूही के होश उड़े हुए देखकर अक्षत को बहुत मजा आ रहा था। तो आप हैं मिस रूही अग्रवाल, काफी तारीफ सुनी है मैंने आपकी। राधिका, हाँ जी, थैंक यू। आरुषि, देख भाई मैंने कहा था ना कि रूही बहुत टैलेंटेड है, अब तो आप इसकी कंपनी की मदद करोगे ना। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, हाँ आरू, पर अभी मुझे मिस रूही के साथ मीटिंग करनी होगी, तो तू प्लीज थोड़ी देर बाहर जाकर इंतजार करेगी। उद्धरण चिन्ह। हाँ भाई जरूर। आरुषि बाहर की तरफ जाने लगती है और जाते जाते वह राधिका के कान में धीरे से बेस्ट ऑफ लक बोल कर जाती है। उसके जाने के बाद राधिका अक्षत को घूरकर देखती है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आरुषि के भाई हो? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मैंने तो तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की कि मैं कौन हूं, मगर तुम्हें ही मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। राधिका, हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम खुराना खानदान के बड़े बेटे हो। अक्षत, हाँ अगर पहले से पता होता तो थोड़ा इज्जत से पेश आए, राइट। राधिका, नहीं अगर मुझे पहले से पता होता फिर भी मैं आप पर ड्रिंक जरूर फेंकती, क्योंकि जो हरकत अपने की थी उसके लिए आपको सबक सीखना बहुत जरूरी था। अक्षत को यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की उसकी असलियत जानने के बाद भी उतने ही एटीट्यूड के साथ उससे बात कर रही थी। अक्षत, तो मीडिया वाले तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थे, तुम में बहुत अकड़ है। राधिका, हाँ और मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे देखने के बाद आप मेरी कंपनी के साथ कोई डील साइन नहीं करने वाले, तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और आप भी अपना वक्त बर्बाद न करें। इतना बोलकर राधिका अपनी फाइल उठाकर वहां से जाने को मुड़ती है। अक्षत, मगर मैं तो ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ डील नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर राधिका के कदम रुक जाती है और वो कंफ्यूजन के साथ अक्षत की तरफ देखती है। राधिका, पर जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद भला तुम मेरी मदद क्यों करना चाहोगे? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं? मैं इस वक्त अपनी कंपनी के फायदे के बारे में सोच रहा हूं। पर्सनल दुश्मनी अलग है और प्रोफेशनल लाइफ अलग है। राधिका, तो क्या सच में तुम मेरी कंपनी के साथ डील करने में इंटरेस्टेड हो? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, हाँ शायद, मगर इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें अपनी कंपनी को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राधिका, मैं जानती हूं और मैं मेहनत करने से कभी नहीं डरती। अक्षत, सोच लो, मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही वार्निंग दी थी, मुझसे पंगा महंगा पड़ेगा तुम्हें। और अब तुम मेरे साथ काम करने वाली हो। इनडायरेक्टली मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर कम और बॉस ज्यादा रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका, मैं ये जानती हूं, मगर मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूं कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपनी कंपनी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। अक्षत अपने मन में, लड़की डेयरिंग तो है, इसके साथ काम करने में काफी मजा आएगा। क्रमशः नीला दिल। 27 मिस एंजल। यहाँ अक्षत राधिका की कंपनी के साथ डील साइन करके उसको परेशान करने के मूड में था और दूसरी तरफ राधिका मन ही मन अक्षत को गालियां दे रही थी। राधिका मन में, ये दुष्ट लोमड़ी खुद को समझता क्या है? इतनी बत्तीसी क्यों दिख रहा है कब से? जरूर यह डील साइन करके मुझे परेशान करने की फिराक में है, लेकिन ये भी अभी जानता नहीं है कि मैं क्या चीज हूं। मन तो कर रहा है अभी के अभी इसका गला दबा दूं, लेकिन अपनी कंपनी को बचाने के लिए मेरे पास इसके साथ काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन मैं इस दुष्ट लोमड़ी को कैसे सह पाऊंगी? ऊपर से वह किस, उसे याद करके तो मुझे और गुस्सा आ रहा है। उस किस का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी मिस्टर अक्षत। अक्षत मन में, बेचारी अकड़ू बिल्ली जरूर मन में अपनी किस्मत को कोस रही होगी। और कर भी क्या सकती है? अब समझ आ रहा होगा इसे कि उसने अक्षत खुराना से पंगा लिया था। अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं इससे जरूर लूंगा।
कहने को तो दोनों बिजनेस पार्टनर बन रहे थे, लेकिन मन ही मन दोनों ही एक दूसरे से बदला लेने की फिराक में थे। राधिका अक्षत को काफी गुस्से से देख रही थी। अक्षत, ओके, तो अब तुमने मुझे अच्छे से घूर लिया हो तो हम डील के बारे में बात करें। उद्धरण चिन्ह। राधिका, मैं तुम्हें घूर नहीं रही थी। अक्षत, अच्छा तो क्या मुझे ताड़ रही थी? हाँ, माना कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और तुम्हारा मुझसे नजरें हटा पाना मुश्किल है, मगर तुम ऐसे अपने बिजनेस पार्टनर को ताड़ नहीं सकती। लोग क्या सोचेंगे उसका तो ख्याल करो। राधिका, एक्सक्यूज मी, पहली बात, तुम्हें खुद को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम हैंडसम हो। लिप्पू से लंगूर जैसी तो शक्ल है तुम्हारी बंदर। और दूसरी बात, मुझे तुम्हें ताड़ने का कोई शौक नहीं है। दुनिया में तुम आखिरी लड़के बचे होंगे, तब भी मैं तुम्हारी तरफ मुंह उठाकर ना देखूं, समझे? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम किसी लंगूर के साथ डील करने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगी, तो आज की मीटिंग यही खत्म करें। राधिका, वॉट? नहीं, प्लीज, तुम अच्छे से जानते हो कि यह डील मेरे लिए कितनी जरूरी है। और रही बात आपको ताड़ने के बारे में, तो शर्म तो आपको भी आनी चाहिए ना, बिना परमिशन किसी भी लड़की को किस करते हुए। अक्षत, भूलो मत, तुमने ही मुझे उकसाया था। तुम अपना मुंह बंद ही नहीं कर रही थी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। राधिका, अरे अगर कोई लड़की अपनी बात रख रही है तो उसका मुंह बंद करने के लिए क्या उसे किस कर लोगे? कितने ठरकी हो तुम? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, अच्छा, अगर मैं ठरकी हूं तो उस वक्त तुम ब्लश क्यों कर रही थी? मेरे सामने अच्छी अच्छी लड़कियां पिघल जाती हैं, समझी? उद्धरण चिन्ह। राधिका, हाँ, मरती होंगी आप पर सारी लड़कियां, लेकिन मैं उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूं। आपका मुझ पर लाइन मारना बिल्कुल बेकार है। मुझे प्यार की इन सब फालतू की चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना। अक्षत, मुझे तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और मैं उससे पूरे दिलो जान से चाहता हूं। उसके अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर देखने के बारे में भी मैं कभी सोच नहीं सकता, समझी तुम? राधिका, अच्छा, इतना ही प्यार करते हो उससे तो मुझे किस क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, देखो, वह इंटेंशनली नहीं था। उस वक्त मुझे जो सुझा मैंने किया। फिर भी उस किस के लिए सॉरी। अगर उसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूं तो तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं किसी और से प्यार करता हूं और हमेशा उसी से प्यार करता रहूंगा। राधिका, आपको आपका प्यार मुबारक। मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपनी डील से मतलब है। अक्षत, ओके, तो माफी मांगो। राधिका, पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मेरी इंसल्ट करने के लिए। राधिका मुंह बनाते हुए उसे सॉरी बोलती है। आई एम सॉरी। अक्षत, ऐसे नहीं, अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांगो। राधिका उसे गुस्से से देखती है। अक्षत, वॉट? खुराना इंडस्ट्रीज के बॉस को लंगूर बोला है तुमने? माफी तो मांगनी पड़ेगी वरना फिर इस डील को भूल जाओ। राधिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वह मुंह बनाते हुए अपने दोनों कान पकड़ती है और सॉरी बोलती है। अक्षत उसी पल राधिका की तस्वीर खींच लेता है। राधिका, ओए, तुमने बिना मुझसे पूछे मेरी तस्वीर क्यों खींची? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, इसे तो मैं फ्रेम करवाकर अपने घर में लगाऊंगा। राधिका फिर से मुंह बना देती है। अक्षत उसे देखकर हंसने लगता है। राधिका, ठीक है, तो अब काम की बात करें प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। एक काम करो, तुम कल मेरे घर आ जाओ। उम्मा, नहीं, घर नहीं, कल रात डिनर के लिए हम किसी होटल में जाएंगे और पूरा बिल तुम पे करोगी और डील की बात भी हम वही कर लेंगे, ओके? उद्धरण चिन्ह। राधिका, मगर कल तक क्यों? हम अभी डील साइन क्यों नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। अक्षत बोला, तो अभी मेरा मूड नहीं है। राधिका को बहुत गुस्सा आ रहा था मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपनी फाइल उठती है और वहां से बाहर जाने लगती है। अक्षत, कल डिनर मीटिंग के लिए लेट मत करना। राधिका पलटकर एक नज़र अक्षत को देखती है और फिर केबिन से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही अक्षत हंसने लगता है। राधिका के बाहर आते ही आरुषि उसके पास जाती है। आरुषि, क्या हुआ? डील फाइनल हो गई? उद्धरण चिन्ह। राधिका, नहीं। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, अरे भाई ने तुम्हें मना कर दिया क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुक, मैं बात करती हूँ उनसे। राधिका, नहीं, रुक जा, उसने डील के लिए मना नहीं किया। कल डिनर के वक्त मीटिंग साइन करेंगे ऐसा बोला। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, ओह, ये तो अच्छी बात है ना, मगर तू खुश क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। राधिका, यार, पूरी दुनिया में तुझे क्या यही दुष्ट लोमड़ी मिला था भाई बनाने के लिए? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, है, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों हो रही है तू? उद्धरण चिन्ह। राधिका, छोड़ ना यार। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तू अपने घर जा, मैं और सैम रात को तेरे घर आते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। राधिका, ठीक है।
रात को डिनर के वक्त आरुषि और सैम राधिका के घर आते हैं। सब लोग साथ में बैठकर डिनर करता है और फिर वह तीनों आराम से जाकर छत पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। सैम उसे रुद्र के बारे में बताते हुए कहता है, तुम्हें पता है रूह, मैं कल रुद्र से मिलने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर राधिका चौंक जाती है। सैम, क्या तुम सच कह रहे हो? उद्धरण चिन्ह। सैम, हाँ सच में। राधिका, मगर तुम कैसे? उद्धरण चिन्ह। सैम, रुद्र ने किसी वीडियो में मेरे ग्रुप का म्यूजिक देखा और उसे मेरा म्यूजिक बहुत पसंद आया। उसने मेरी सारी वीडियो पर कमेंट की थी, वह मेरे ग्रुप से मिलने की इच्छा बता रहा था। राधिका, हाँ रूडी को म्यूजिक बहुत पसंद है। वह म्यूजिक क्लास भी जाता है, वह पूरा दिन म्यूजिक के वीडियो ही सुनता रहता था। सैम, हाँ जब मैंने अपने सारे वीडियो पर किसी रुद्र श्रॉफ की कमेंट देखी तो मुझे शक हुआ कि कहीं ये तुम्हारा भाई तो नहीं। मैंने उस आईडी के बारे में पता लगवाया और वह सच में तुम्हारा भाई रुद्र ही निकला, इसलिए मैंने उसकी कमेंट का जवाब दिया और उससे कांटेक्ट किया। और मैंने तय किया है कि मैं अपने पूरे ग्रुप के साथ उससे मिलने जाऊंगा। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना इससे? उद्धरण चिन्ह। राधिका बहुत खुश होते हुए बोली, ये तुम कैसी बात कर रहे हो सैम, भला मुझे परेशानी क्यों होगी? मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम मुझसे मिलने जा रहे हो। मैं तो उसे नहीं मिल सकती, मगर मेरी तरफ से प्लीज तुम उससे मिलकर आओ। प्लीज उसे देखकर आओ, वह ठीक है कि नहीं। और हाँ, उसके साथ ढेर सारी फोटोज और वीडियो भी बनाना, मुझे उसकी बहुत याद आती है। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सैम, फिक्र मत करो रूह, मैं उससे मिलने जाऊंगा और उसे तुम्हारी तरफ से ढेर सारा प्यार दूंगा। और हाँ, उसकी बहुत सारी फोटोज भी लेकर आऊंगा पक्का। अगर तुम चाहो तो कल मेरे साथ चल सकती हो मेरे ग्रुप में शामिल होकर। राधिका, नहीं सैम, इस वक्त मेरा मुंबई जाना रिस्की है और मैं रूडी और दादू को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आरुषि, लेकिन तुम्हें वहां कोई नहीं पहचान सकता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। राधिका, नहीं फिर भी तुम लोग मिहिर को नहीं जानते, वह कुछ भी कर सकता है। मेरा वहां जाना दादू और रूडी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सैम, कोई बात नहीं, मैं ही चला जाऊंगा। राधिका बहुत खुश हो जाती है। आरुषि भी इस बात से बहुत खुश थी। अचानक से आरुषि को शाम की बात याद आती है और वह राधिका से पूछती है, आरुषि, अरे तू शाम को मेरे भाई पर इतना क्यों भड़की हुई थी? ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने? उद्धरण चिन्ह। राधिका, तेरा भाई है ही दुष्ट लोमड़ी, उसने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए आज डील साइन नहीं की और कल होटल में डिनर मीटिंग के लिए बुलाया। देखना कल भी वह बहुत भाव खाने वाला है साइन करने के लिए। सैम, यार तू तो आरुषि के भाई के बारे में ऐसे बोल रही है जैसे तुम दोनों जन्मों जन्म के दुश्मन हो। आरुषि, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने भाई से भी इस बारे में बात की थी, मगर उन्होंने तो हंसते हुए बात को बदल दिया। राधिका, वह ठरकी इंसान क्या ही बोलेगा, उसे तो बहुत मजा आ रहा होगा ये सब करने में। आरुषि और सैम एक साथ ठरकी। उद्धरण चिन्ह। राधिका उन दोनों को शुरुआत से लेकर सारी बात बता देती है कि कैसे वह पहली बार अक्षत को पब में मिली थी और दूसरी बार आरुषि के घर पर, और दोनों के बीच हुई लड़ाई के बारे में भी बता देती है। राधिका की पूरी बात सुनकर आरुषि और सैम दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। राधिका, यार गाइज, यहाँ मैं इतनी मुसीबत में हूँ और तुम दोनों को हंसी आ रही है। सैम, यार क्या पागल वागल है तू? द ग्रेट बिजनेसमैन अक्षत खुराना पर कोल्ड ड्रिंक फेंक दिया तूने। आरुषि, अब इस हरकत के लिए तो भाई अच्छे से बदलाव वसूल करेंगे तुझसे। राधिका, यार मुझे थोड़ी ना पता था कि वह द ग्रेट बिजनेसमैन और इस आरुषि का भाई है, और तुम दोनों भी क्या उसकी साइड ले रहे हो? उसने बिना परमिशन मुझे किस किया, वह भी तो सोचो। आरुषि, हाँ भाई के इस हरकत की उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी कि वह ऐसा भी कर सकते हैं। सैम, यार अब हमारी रूह है ही इतनी खूबसूरत कि किसी भी लड़के का दिल आसानी से पिघल जाए, तो फिर तेरा भाई क्या चीज है? वह भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। उद्धरण चिन्ह। राधिका, ठरकी कहेगा। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, नहीं यार मेरे भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, पक्का उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। सैम, तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, यार क्योंकि मेरे भाई ऑलरेडी किसी से बहुत प्यार करते हैं, वो किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकते। राधिका, ऐसा ही कुछ आज अक्षत ने भी बोला मुझसे। सैम, तो फिर कौन है वह लकी गर्ल जिस पर अक्षत खुराना का दिल आ गया है? आरुषि, पता नहीं। उद्धरण चिन्ह। सैम, क्यों तुझे नहीं बताया क्या? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, मुझे और शिवू भैया को सब बताते हैं। सैम, तो फिर? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, वह दरअसल भाई को खुद भी नहीं पता कि वह लड़की कौन है। सैम और राधिका एक साथ है? क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, वो
भाई को उस लड़की का नाम नहीं पता। सैम, तो क्या उन्होंने पता करवाने की कोशिश नहीं की? किसी भी लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है तेरे भाई के लिए? आरुषि, हाँ वह तो है, मगर भाई ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा ना, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है उस लड़की के बारे में पता लगाना। इस बार सैम और राधिका डबल शॉक्ड हो जाते हैं। सैम, अरे ये क्या बोल रही है तू? ऐसा कैसे पॉसिबल है? शक्ल भी नहीं देखी और नाम भी नहीं पता, तो प्यार कैसे हो गया? उद्धरण चिन्ह। राधिका, मुझे तो पहले दिन से ही लग रहा था कि तेरा भाई बहुत बड़ा साइको है। आरुषि, यार ऐसा नहीं है। उस लड़की ने भाई की जान बचाई थी, अगर उसने अपना चेहरा ढक रखा था दुपट्टा से, इस वजह से भाई उसका चेहरा नहीं देख पाए। और वह लड़की इतनी जल्दी वहां से चली गई कि भाई को बात करने का मौका ही नहीं मिला। भाई को उसकी आंखें देखकर ही उससे प्यार हो गया। भाई ने बोला कि उसकी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें थी और वह हजारों की भीड़ में भी उन आंखों को पहचान सकते हैं। राधिका, क्या पागलपन है? ऐसा भी कभी होता है क्या? दुनिया में करोड़ों की आबादी है, कहां से मिलेगी तेरे भाई को वह लड़की? उद्धरण चिन्ह। सैम, यार एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरा भाई एकदम फिल्मी टाइप का आशिक है, भगवान करे उन्हें उनकी महबूबा जल्दी मिल जाए। आरुषि, हाँ हम भी यही चाहते हैं कि मिस एंजल जहां कहीं भी हो, जल्दी से भाई को मिल जाए। उद्धरण चिन्ह। सैम और राधिका एक साथ, मिस एंजल। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, वो भाई उस लड़की को इसी नाम से बुलाते हैं। क्रमशः नीला दिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट एपिसोड कम सून। टिल वॉच माई अनदर स्टोरीज।